नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास पॉडकास्ट में। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज हैं। दीप्ति रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की युवा महिला नेता हैं और इनके बारे में बहुत पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है दीप्ति जी हमारे धन्यवाद इस आशीष जी। पॉडकास्ट में। शुरू करें, दर्शकों को उससे पहले बताएँ कि दीप्ति जी के साथ जो है, सबसे खास बात ये है कि ये उत्तराखंड में पहली महिला प्रदेश महामंत्री हैं। महामंत्री। ये मतलब बड़ा दिलचस्प है कि इसके पहले कभी भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश स्तर पर महामंत्री महिला नहीं बनी। तो ये एक खिताब इनके नाम है और इसके अलावा राष्ट्रीय जो महिला मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं आप। तो बहुत स्वागत है आपका। और जब आप महिलाओं की बात कर रही हैं, शुरुआत ही आपने एक हमने जब बताया है, भारतीय जनता पार्टी और महिलाएं पिछले कुछ वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को हक दिलाने के लिए बात तो की है, इसमें दो राय नहीं है, संसद तक बात गई है। लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर हम बात करें, शुरुआत इसी सवाल से आपसे करते हैं कि मौजूदा स्थिति में आप भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की स्थिति को कितना आंकती हैं, किस तरीके से देखती हैं? अ, पहले तो धन्यवाद आशीष जी। आज हम इस पे विस्तृत चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जब हम ये बात नॉर्मली करते हैं तो हम्म, बहुत शॉर्टकट में करते हैं। हम्म, अभी क्योंकि आपने एक बात बोली भारतीय जनता पार्टी और महिलाएं, हम्म, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। मतलब मैं तो इस पे बहुत देर बोल सकती हूँ, लेकिन आज क्योंकि हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं तो ज़रूर आपको बताऊंगी कि भारतीय जनता पार्टी और महिलाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमेशा से हम्म, लोग ये सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए कुछ करती नहीं है, बड़ी महिला विरोधी हम्म, सोच रखती है। हम्म, मतलब ऐसा है कि वो बड़े ही ऑर्थोडॉक्स हैं, या महिलाओं को केवल घर के अंदर बंद रखना चाहते हैं। हम्म, महिलाओं को चाहते हैं कि वो केवल घर गृहस्थी संभाले और इस तरीके के काम करे, और अपकमिंग नहीं है, उनको करियर ओरिएंटेड नहीं बनाना चाहते, क्योंकि ये उनकी सोच थी जो फेमिनिस्ट माइंडसेट के लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, और मैं कहीं न कहूँगी जो हमारे और अनुषांगिक संगठन है, या हम विचारधारा से हमारा जो संघ का एक बैकग्राउंड है, उनका जो विचार है महिलाओं के बारे में वो ये है कि महिलाएँ करियर ओरिएंटेड भी होनी चाहिए, महिला आपको आगे भी बढ़नी चाहिए, पॉलिसी मेकिंग का भी हिस्सा होना चाहिए, सोशल सेक्टर में भी होनी चाहिए, लेकिन उसकी एक ज़िम्मेदारी जो घर के प्रति है, क्योंकि माँ तो वही है। अब कोई भी फेमिनिस्ट हो, वो माँ को तो बदल नहीं सकती ना, माँ तो फीमेल ही रहेगी, माँ तो महिला ही रहेगी, हम्म, कोई और तो माँ नहीं बन सकता। तो जो माँ है उसको उसका भी तो कर्तव्य निभाना है, एक माँ का, एक पत्नी का, एक बहन का, एक बेटी का, हम्म, उसका भी उसको एक अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना है। तो भारतीय जनता पार्टी का विचार महिलाओं के बारे में ये है कि वो अपनी सभी चीज़ें, मतलब घर का, परिवार को खुश रखकर, उनसे अच्छा एक हम्म, संबंध बनाकर बाहर कैसे निकल सकती है, हम्म, और सोसाइटी को कैसे लीड कर सकती है, हम्म, और आज महिलाएं कैसे पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बन सकती हैं, उसका काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अपनी महिलाओं को बहुत सारी, बहुत बेहतर जगहों पे उनके प्लेसमेंट किए हैं, उनको कैसे लीडरशिप महिलाओं की बढ़े, उस पर काम हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी एक पार्टी है, मैं कहूँगी कि भारत में, जिन्होंने पहली बार 33% का जो आरक्षण है हम्म, पार्टी के अंदर, हम्म, वो महिलाओं के लिए किया, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके बाद पंचायतों में किया, नगर निगमों में किया, नगर निकायों में किया। तो ये सारी चीज़ें आज वहाँ वो जो हमारा रिजर्वेशन, वो 33 नहीं, वो 50% है। और जब आप हाउस में जाएंगे, आप उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, अपने प्रदेश की, तो आप अगर हाउस में जाएंगे, आप अगर किसी ब्लॉक हाउस जाएंगे, तो वहाँ आप क्षेत्रीय पंचायत के सदस्य या प्रधान आप देखेंगे, तो केवल 50% महिलाएं जो रिजर्व है वो नहीं है, वहाँ पर आपको 60% महिलाएं मिलेंगी। यानी जो जनरल सीट है वहाँ से भी महिलाएं चुनकर आ रही हैं। तो यानी जो वो हाउस है वहाँ पे 60% आपको महिलाएं देखने को मिलती हैं। तो भारतीय जनता बड़ी बात पार्टी है। ने महिलाओं को आपके हिसाब से अब तवज्जो देनी शुरू कर दी है, अब नहीं, हमेशा से हमेशा देते से दी हैं, है। हमेशा से देते हैं। आपकी पार्टी में केंद्रीय अध्यक्ष कभी महिला होगा? महिला क्यों कोई बैठेगी? क्यों नहीं हो सकती? ज़रूर हुँ, हो सकती है। जब हम, हमारे स्पीकर महिला हो सकती हैं, हमारी हम, मैं कहूँगी कि नहीं, स्पीक कांग्रेस चूँकि ये पहले कर चुकी है।
नहीं, कांग्रेस आपने तो करने में देखिए, देर कर दी है। कांग्रेस तो केवल परिवारवाद में करती है। आप ये बताइए ना, गांधी परिवार के अलावा किस महिला को उन्होंने अध्यक्ष बनाया या किसको क्या बनाया उन्होंने? यहाँ परिवारवाद नहीं है। यहाँ आप देखिए, आज हमारे देश की राष्ट्रपति हम्म। वो एक ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं और साथ में वो महिला भी हैं। ऐसी महिला को आज हमारे देश का सर्वोच्च स्थान उनको मिला है, तो ये हमारे लिए, सबके लिए गौरव की बात है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही राज में हुआ है, तो पार्टी का भी नेतृत्व कभी ना कभी हो सकता है कि महिला के हाथ में हो। ठीक, एक सवाल आपसे मेरा ये है कि चूंकि हम उत्तराखंड में बैठे हैं, उत्तराखंड में महिलाएं बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। इस राज्य के लिए उन्होंने हमेशा से बहुत बड़ा रोल अदा किया है। किसी राजनीतिक पार्टी में किसी अगर महिलाओं को तवज्जो दी जाती है, तो उससे खास तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ही सही अपनी संगठन में, सरकार में महिलाओं को तवज्जो देती है। मैं एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ, इससे राज्य की महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार आता है, आपको लगता है? मैंने तो हमेशा ये कहा है कि क्यों नहीं आता? राज्य की महिलाओं का क्या, पूरे देश भर की हम्म। महिलाओं के कैसे आता जीवन है? में सुधार आता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जब हम विधानसभाओं में बैठते हैं, हाउस में बैठते हैं, जब आप पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो वहाँ पॉलिसी मेकिंग होती है, वहाँ नीति निर्धारण होता है, स्कीम्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनमें एक महिला दृष्टिकोण होना, वो एक महिला ही अपना दृष्टिकोण दे सकती है, जो कि आधी आबादी का नेतृत्व करती है। जिसको मालूम है कि देश की जो आधी आबादी है, उसका सोच क्या है, उसका विचार क्या है, वो उसको समझती है। इसलिए उस पॉलिसी मेकिंग में कहीं न कहीं एक महिला टच ज़रूर आता है, और वो उसका जो बाकी जो उसका रिज़ल्ट है, वो हम सबको देखने को मिलता है। जब आप ज़रूर मिलेगा, जब आप देखेंगे। ईमानदारी से बताइएगा, हुँ, पार्टी में मत फंसिए, हुँ। एक महिला होने के नाते बताइए। महिलाएं पॉलिसी बना लें, महिलाएं मंत्री बन जाएं, महिलाएं अधिकारी बन जाएं, लेकिन वाकई में क्या इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए, ग्राउंड लेवल पर जो होना चाहिए, वो दिखा आपको? महिलाओं के लिए हम पॉलिसीज बना रहे हैं, लेकिन आधी आबादी को क्या वाकई में वो हक मिल पा रहा है जिस फेमिनिस्ट विचारधारा की आप बात कर रही थी? और बहुत सारे ऐसे लोग जो पुरुषवादी सोच भी रखते हैं, तो इस सोच के बीच का जो टकराव है, उसमें फिलहाल आपको कौन जीतता हुआ दिख रहा है? सवाल यही है। ये एक उसकी एक मैंने प्रारूप तरीके से बताया, लेकिन सवाल यही है मुख्य, कि क्या मंत्री बन जाए महिला, अधिकारी बन जाए, कोई और बड़ा पद पाले, लेकिन समाज में क्या वाकई में जो पॉलिसीज बनी उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? राजनीति से ऊपर उठ के बताइएगा। मैं आपको बिल्कुल ऊपर उठकर बताऊँगी। सबसे बड़ी जो उपलब्धि मैं हम्म। कहूँगी कि मोदी जी के, और आज हमारी प्रदेश में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मैं डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि कहूँगी कि इम्प्लीमेंटेशन होता है। जो योजनाएँ बनती हैं, पहले क्या होता था कि योजना घोषित हो गई, कानून बन गए, सब चीज़ें हो गई, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं करता था। आज हमारी केंद्र सरकार हो, हमारी प्रदेश सरकार हो, ये जो सरकारें हैं, ये मॉनिटरिंग भी करती हैं। ये देखती हैं कि जो पॉलिसी बनी, जो स्कीम लागू हुई, उस पर उसका रिज़ल्ट क्या आया। आज अगर आपको मुद्रा लोन कहें, तो वो 67% आज महिलाओं को मिला है। अब मैं आपसे कहूँ, जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत पहले शुरुआत में ये आई कि जो पुरुषों के नाम होते थे, तो उन्होंने किसी को बेच दिया, घर रेंट के पर लोग दे दिया, खाली हो बिल्कुल। गए, रेंट पे हो गए, तो घर की महिलाओं को कुछ नहीं मिला, घर के लोग दोबारा से महिलाओं बेघर के हो गए। नाम तो रजिस्ट्री इसलिए करानी। अब वो महिलाओं के नाम होने लगी, तो उनको सोशल एम्पावरमेंट आ गया। जब हम स्वयं सहायता समूह की बात करते हैं, एसएचजी ग्रुप्स की हम बात करते हैं, तो हम तो महिलाओं के बीच में जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या फ़र्क हुआ, क्या आपको लगा कि क्या अंतर है? कुछ साल पहले आप क्या कर रहे थे जब तक समूह से नहीं जुड़ी थी? तो वो कहती हैं, हम हर चीज़ के लिए घर में बोलते थे कि हमें ये सामान चाहिए, घर में कुछ खरीदना है, कुर्सी चाहिए, मेज़ चाहिए, मतलब छोटी-मोटी चीज़ें, या अपने लिए कुछ चाहिए तो माँगते थे। और कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, क्योंकि बजट होगा तो घर में कोई देगा, नहीं तो नहीं देगा, पति देगा या कोई और देगा। लेकिन आज कहती हैं, हम खुद कमाती हैं, हम एसएचजी ग्रुप से जुड़ी हैं, हमारे पास पैसा है, तो जो घर में पति लाते हैं वो ठीक है, लेकिन जो वो नहीं ला पाते हैं, वो चीज़ें हम खुद अपने पैसे से लेकर आ जाते हैं। तो इतनी एम्पावरमेंट, इतनी डिसीजन मेकिंग, मैं कहूँगी आपको। हम्म। आज महिलाओं की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जब होती है, जब उनके बैंक खाते में पैसा होता है और पर्स में पैसा होता है, तो वो अपने हिसाब से उसको खर्च कर सकती है। ये बहुत बड़ी आज़ादी है, जो आज महिलाओं को मिली है, 2014 के बाद मिली है, मैं कहूँगी।
तो बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड रियलिटी है, तो साफ-साफ है कि पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट होती है तो देखने को उसका रिज़ल्ट ऐसे ही मिलता है, तो दिख भी रहा है और मुझे लगता है उससे हाँ, मैंने फ़ायदा भी सोचा था शायद आप राजनीति से थोड़ा इतर होके बताएंगे, लेकिन आपने जो है राजनीति छोड़ी नहीं, और शायद यही पॉलिटिशियन का मेन कैरेक्टर होता है। पिछले कुछ वक्त से हमने देखा, जब आप चूंकि प्रदेश महामंत्री हैं और सरकार और संगठन की बात तो करना ही है आपसे, पहले सरकार की बात करते हैं। धामी सरकार की जो कामकाज है, 27 की तैयारी आप लोग की चल रही है, हैट्रिक लग रही है तो कैसे लग रही है? हैट्रिक बिल्कुल लग रही है, क्योंकि आप देखिए कि जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी आप देखिए पहले हमारे धाकड़ धामी जी, अब हमारे धुरिंदर धामी जी जिस प्रकार से आज काम कर रहे हैं, उनकी कैबिनेट काम कर रही है, पूरे विधायक लोग अपने अपने क्षेत्र में जुटे हैं, तो मुझे लगता है कि जनता को भी मालूम है कि कौन ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी सरकार है, कौन हमारे लिए कोई बेहतर काम कर सकता है। चाहे प्रदेश में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखिए, हमारे बहुत सारी योजनाएँ हैं, जैसे सूर्य घर योजना है, हमारे सोलर फार्मिंग की योजना है, होम स्टेज़ की योजना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इन सब से भी युवाओं को लाभ है, इन सब से भी महिलाओं को लाभ है। तो मुझे लगता है उन सबको ये जब हम धरातल पे जाएँ तो मैं कहूँगी कि डेवलपमेंट, क्योंकि आप कह रहे थे कि कैसे हम 100% डेवलपमेंट तो एक प्रक्रिया है। आज आप डेवलप्ड कंट्रीज़ भी अगर हम देख लें, जो हमसे और 50 साल, 100 साल आगे हैं, तो उन डेवलप्ड नेशंस में भी अगर आप देखेंगे तो वो भी चुनाव में जाते हैं तो एक डेवलपमेंट का मुद्दा लेके जाते हैं, यानी वहाँ भी अभी डेवलपमेंट एक अभी निरंतर प्रक्रिया हो रहा है। तो उत्तराखंड और मैं कहूँगी कि हमारा देश जो है भारत, तो भारत तो अभी डेवलपिंग नेशन है और हमें इसे विकसित भारत बनाना है 2047 तक। ये एक प्रधानमंत्री जी का भी एक उद्देश्य है और हम सबका भी एक उद्देश्य है। तो वो तभी बन पाएगा मुझे लगता है कि जब हम सब लोग इस तेज़ गति से काम करेंगे, और सब लोग कर भी रहे हैं। तो इसीलिए 2027 में भी जब चुनाव होगा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज़रूर चुनकर आएगी, क्योंकि एक अच्छा गुड गवर्नेंस किस प्रकार से होता है वो हम सबको एंटी देखने को मिल रहा है। इनकम्बेंसी इफेक्ट नहीं करेगी? एंटी इनकम्बेंसी होती है, कभी-कभी होती है, तो पार्टी उस चीज़ को भी देखती है कि कहाँ-कहाँ एंटी इनकम्बेंसी है, उसको भी चेक ज़रूर किया जाएगा। लगातार पार्टी के सर्वे होते हैं, सरकार भी अपनी तरफ से करवाती है, तो वो तो क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी पूरे स्टेट में एक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, हर क्षेत्र का एक अपना बिल्कुल। टेम्परामेंट है, अपनी एंटी क इनकम्बेंसी कहीं है, कहीं नहीं है, तो उस हिसाब से वो तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज़ रहेगा। उसी हिसाब से चीज़ें होंगी कई बार आरोप 2027 में। लगे कि धामी जी ने गढ़वाल को तवज्जो देनी कम कर दी है, कुमाऊं पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हुँ। ऐसा है क्या? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ ऐसे इसके कोई तथ्य हुए तो हमें पता लगे, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उसमें भी हमने देखा कि ऐसा तो मुझे कहीं दिखा नहीं। हमारे भरत चौधरी हैं, हमारे मदन कौशिक जी हैं, प्रदीप बत्रा जी हैं, खजानदास जी हैं, 4 लोग तो यहीं से हैं। फिर राम सिंह कैड़ा जी भीमताल से हैं, तो और पहले भी हमारे मतलब एक सामंजस्य है, मुख्यमंत्री जी वहाँ से हैं तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गढ़वाल से हैं, और मुझे लगता नहीं कि इसमें बाँटना भी चाहिए। जब हमको पूरे प्रदेश को विकास करना है, अगर हम छोटी-छोटी बातों पे आएँगे तो फिर हम क्या है कि हम पहले गढ़वाल और कुमाऊँ में आएँगे मंडल में, और फिर हम जिलों पे आ जाएँगे बिल्कुल कि आएंगे। इस जिले को भी हमने कम कर दिया, उस जिले को ज़्यादा तो कर ये दिया। तो होता ही रहा है तो ना, जब शुरू से तक होता रहा है हाँ, कि भाई ये उत्तरकाशी से कोई नहीं बनाया हाँ, मंत्री, तो चमोली से वही, नहीं बनाया। तो ये एक बड़ा खराब लॉजिक है। जब हम विकास की बात करते हैं ना, जैसे हम जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं ना कि हिंदू की बात करते हैं, तो अब अगर आप उसको जातियों में बाँटने लगेंगे तो हिंदू अपने आप ही बढ़ जाता है। अपने आप ही बीच में डिफरेंसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर वो ना बाँटे, आप अगर एक साथ चलेंगे तो मुझे लगता है और मज़बूती से हम काम कर मतलब सकते हैं। आप तो उत्तराखंड एज़ अ होल लेके काम करना आपकी चाहिए। बातों से लग रहा है कि जो हिंदू पोलराइजेशन वाली बात है, वो इस बार के चुनाव में बहुत तरीके से उठाने वाली है बीजेपी। नहीं, नहीं, वो तो हिंदू के पक्ष में हम हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, उसमें तो कोई मुसलमानों के पक्ष में? नहीं, सबके पक्ष में है, उसमें मैं मैंने इनके पक्ष में, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पक्ष में नहीं है, नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी देश के नागरिक हैं, सबको यहीं रहना है, इसी देश में रहना है, और लोकतांत्रिक देश है, सबको वोट का अधिकार है, सब अपना मत दे सकते हैं, तो हमें बहुत प्यार से और अच्छे से रहना है। और देखिए, हम किसी को भी इग्नोर करके
हम देश को विकसित भारत नहीं बना सकते हैं। आपको हर ये आप व्यक्ति बहुत को बड़ी बात कह रही हैं। हाँ, ये आप आपकी आपकी पार्टी के कई नेता शायद इस आपके इस बयान से इत्तेफाक नहीं हो रखेंगे। सकता है ना रखें, लेकिन मैं अपना विचार आपको बता रही हूँ हुँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि देश में किसी को भी इग्नोर करके हुँ, आप विकसित भारत का जो उद्देश्य है उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। उसमें चाहे जैसे कि आधी आबादी जो ज़्यादातर हम कहते हुँ, हैं कि महिला है और वो घर पर उनका ज़्यादा एक होम मेकर ज़्यादा है, तो उनका भी जीडीपी में कैसे उनकी हुँ। हिस्सेदारी होगी और इन दिनों में बढ़ी भी है। तो वो भी बढ़े, सभी लोगों का तब तो बढ़े। फिर आप लैंड जिहाद और ये लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी बातों पर भी बड़ा मॉडरेट सा अपनी सोच रखती होंगी। नहीं मॉडरेट नहीं, कोई भी इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बर्दाश्त तो नहीं हुँ, होंगी। नहीं ये वो तो किसी कहाँ को टॉलरेट बर्दाश्त नहीं होंगी, है, बिल्कुल। वो कोई भी टॉलरेट नहीं हुँ, करेगा। लेकिन हर व्यक्ति खराब है ऐसा नहीं होता। हुँ, लेकिन हर व्यक्ति खराब नहीं होता, लेकिन बिल्कुल। जो ऐसा काम कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी सज़ा उनको ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि कोई ऐसी चीज़ें ना करे। हुँ। तो ये तो एक लॉ एंड ऑर्डर को फ़ॉलो करने वाला इस देश के लोग होने चाहिए। सभी अच्छा, लोगों को करना चाहिए। राज्य के लोग ये जानना चाहते हैं कि ये दामी कैबिनेट विस्तार में इतना मतलब विलंब क्यों हुआ? आखिर वजह क्या रही? आप अच्छे खासे मैंडेट में थे, 47 सीटें आपके पास थीं, मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से तय था, फिर ये कैबिनेट विस्तार जब चुनाव के लगभग 1 साल बचे हैं, तब आकर क्या वजह रही होगी, इतने अब विलंब की? इसकी ज़्यादा आपको वजह क्या जो जवाब है वो तो दामी जी बता सकते हैं वैसे नहीं, आप लोग की बेहतर तो बात तरीके होती से। होगी संगठन में कि लेकिन भाई लेकिन नहीं बहुत दिन से तय था, हुँ, मतलब होना तो था ही। हाँ, बिल्कुल हाँ, कई बार बयान भी आए। हाँ, कई बार आए बस फिर होने वो वाले हैं। कहाँ रुक गई थी वो ताला की चाबी लग रहा है गुम हो गई थी लिस्ट। लिस्ट किसने अंदर रोक लॉक रखी हो थी? गई थी। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। वो होता है कई बार हुँ, क्योंकि क्या है कि इसमें निर्णय कोई एक व्यक्ति तो नहीं करता है। सभी से आपको बात कर केंद्रीय नेतृत्व से भी बात कर चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उसपे समय लगता है, हो सकता है उन्हीं चीज़ों में करते-करते थोड़ा-सा उसमें समय लगा है। अदरवाइज़ तो सब चीज़ें पहले भी होनी थी और अभी हुई हैं तो सभी उससे बहुत खुश हैं कि अच्छा अच्छा। एक सवाल चूँकि पिछले कुछ वक़्त में बड़ा ये चर्चाओं में रहा कि उर्मिला सनावर का ज़िक्र बहुत आया और आपकी पार्टी के एक बड़े नेता जो यहाँ के प्रभारी भी हैं, फिलहाल भी हैं, उन पर बहुत गंभीर आरोप लगे। अंकिता भंडारी का केस से जुड़ा हुआ है, उस केस से जुड़ा हुआ ये बयान है। उर्मिला सनावर ने बहुत सारे ऑडियो, वीडियो तमाम जारी किए। पूरे राज्य की जनता ये जानना चाहती है कि क्या उर्मिला सनावर के किसी भी एक आरोप में रत्ती भर भी अगर सच्चाई है? क्योंकि सीबीआई जाँच का आदेश हो गए हैं, सीबीआई जाँच हो रही है, लेकिन सीबीआई जाँच जब कहाँ है, इसको भी लेक लोग सवाल पूछ रहे हैं। बतौर एक महिला नेता, आप मानती हैं कि ये बड़ा गंभीर विषय है, इस मसले पर अगर कोई सवाल उठा रहा है तो? देखिए, विषय बहुत गंभीर है, लेकिन उसको गंभीर ना रखना और उसका इस तरीके से इस्तेमाल करना हुँ, पॉलिटिकली, वो ऑपोजिशन कर रहा है कि उस मुद्दे को यूज़ कर रहा है। आप मुद्दे से अगर आप कंसर्न्ड हैं, तो आप मुद्दे पे रहिए। आप बहुत सारी दूसरी चीज़ें कर रहे हैं जो केवल राजनीति को दर्शाती हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन मैं कहूँगी कि वो हमारी अंकिता भंडारी यहाँ की बेटी है, हमारी मैं कहूँगी कि छोटी बहन थी। वो जिस प्रकार से गई हम सब उससे बहुत आहत भी हैं और हम सबको बड़ा उस बात पे कंसर्न है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि किसी भी व्यक्ति का नाम ले लेना कोई भी अगर फ्रेम कर दे तो क्या उससे वो क्या मतलब वो उसके उसमें हो जाता है, मतलब वो व्यक्ति वो बन जाएगा, कल्प्रिट हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है। अब उन्होंने अपनी डिटेल्स दी हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं हमारे प्रभारी जी हुँ, की, तो उन्होंने अपनी डिटेल्स दी कि जिन डेट्स की आप बात कर रहे हैं, उन डेट्स पे वो कहाँ-कहाँ थे। उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला वो, कि वो उड़ीसा थे, वो यहाँ थे, वहाँ थे, पूरा प्रवास उन्होंने बताया कि उन दिनों वो कहाँ थे। तो उस बात में ना कोई तथ्य है, ना कोई सच्चाई है। अब आप और मैं किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं,
तो हम क्या ज़रूरी है क्या हम वो सच ही बात कर रहे हैं? हो सकता है हम कोई प्री प्लान्ड बातें कर रहे हैं आपस में किसी व्यक्ति के बारे में। हम्म। तो ना तो ये तो जाँच हो ही रही है। अब मुझे लगता है कि कोर्ट में है, जाँच में है, तो इस पर बहुत ज़्यादा हमें इस विषय पे तो बात करनी ही नहीं चाहिए। इस पर अब जो सीबीआई करेगी वो सारे तथ्य लेकर आएगी ज़रूर कि कौन इसमें सच था और किसने क्या किया है। क्या चुनाव में अंकिता भंडारी का ये जो मसला है आप लोग को प्रभावित करेगा? पार्टी में, पार्टी स्तर पे क्या इस पर कभी चर्चा हुई कि ये मुद्दा अगर प्रभाव डालता है तो उसको कैसे डैमेज कंट्रोल आप लोग करेंगे? प्रभाव डालेगा, पहले बड़ा सवाल है ये। देखिए पहली बात तो प्रभाव तभी डालेगा जब हम कहीं कोई चीज़ या तो छुपा रहे होंगे हम्म। या हमने कोई जांच नहीं करी या कुछ भी ऐसा हुआ, लेकिन पहले दिन से जो इसमें आईओ थे उन्होंने प्रेस किया, कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने सारी डिटेल बताई कि उन्होंने बहुत माइन्यूटली उसको बताया कि हमने कैसे किया, हम कहाँ गए, कैसे किया, हमने दूसरे दिन में किस तरीके की हमने वहाँ पर वीडियोग्राफी करी, फिर ये हुआ, वो हुआ, उन्होंने पूरे वन बाय वन करके उस तथ्यों को बताया। तो जब सारी बातें पूरे पब्लिक डोमेन में हैं, तो उसके बाद भी इस तरीके से कहना और उसको पॉलिटिकली कहना, तो लोगों को वो बात समझ में आती है कि अगर कोई ऐसी बात होती, तो वो पुलिस भी कहती, वो बताती कि हाँ, यहाँ पे ये बात नहीं हुई या ये छुपा लिया गया या ये यहाँ पे हमें देखने नहीं दिया गया या इस कमरे में हम जा नहीं पाए। तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं, हर जगह के तथ्य सामने हैं, वीडियोग्राफी सामने है, तो ये सारी बातें तो कोर्ट में भी गई थी और यही सारी बातें अब सीबीआई के पास भी हैं। तो मुझे लगता है जो बात होगी वो सबके सामने आ ही जाएगी, लेकिन जनता को इस बात पर कोई क्योंकि ये मुद्दा केवल ऑपोजिशन ही इसको भुनाने की कोशिश कर रहा है। जनता को मालूम है कि जो गलत है और जो गलत थे इसमें इन्वॉल्व थे, वो पहले से ही सज़ा काट रहे हैं, वो पहले से ही जेल के पीछे हैं। अब उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना, ये केवल राजनीति है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, मुझे लगता है। जम्केश्वर की जो विधायक है रेणु बिस्ट, उन पे बहुत आरोप लगे कि आपने सबूत मिटाने के लिए जेसीबी से गिरवा दिया। इस पूरे आरोप को आप कैसे देखती हैं? हाँ, उनको कहा गया है, अब ये तो वही बताएँगे कि ऐसा आखिरकार क्यों हुआ। लेकिन पुलिस ने भी बताया, जो आईओ हैं उन्होंने भी बताया और उसमें जो चीफ़ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ़िसर थे उन्होंने भी बताया कि उसकी पूरी वीडियोग्राफ़ी उससे पहले हो चुकी थी। वहाँ से जितनी चीज़ें थी, चाहे वो मोबाइल था, चाहे बाकी सब चीज़ें थी, संबंधित अंकिता से चीज़ें थी, वो सब ले ली गई थी उस कमरे से। लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा डिमोलिशन क्यों हुआ? मुझे लगता है या तो जानकारी का उनको अभाव था या क्या था, क्योंकि उस वक़्त था ही कि जो भी चीज़ें इल्लीगल बनी हैं उसको डिमोलिश किया जाए। तो शायद वो पार्ट ऐसा ही था कि जो इल्लीगल था उस रिज़ॉर्ट का, इसलिए उसको डिमोलिश किया लेकिन गया। कोई विधायक तो ये एक्शन नहीं ले सकता है। नहीं, नहीं ले सकता अब, बिल्कुल, लेकिन अगर ये आखिरकार किसके कहने पे हुआ, क्यों हुआ, ये तो यही जाँच का विषय है, ये तो होगा ही कि क्यों हुआ। संगठन स्तर पर कभी ये चर्चा होती है कि ये जो सारी चीज़ें हैं पब्लिक डोमेन में हैं, लोगों के दिमाग में हैं, इसको अगर चुनाव तक ये सर्वाइव करती हैं, सस्टेन करती हैं, तो फिर हम इसे डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? रेणु बिस का टिकट काट देंगे। चलिए, आपने प्रेमचंद अग्रवाल जब उन्होंने एक बयान दिया था तो आपने उनसे मंत्री पद ले लिया था। बड़ा क्विक एक्शन था, शायद लोगों के सेंटिमेंट्स को समझा था। इसमें आपने उनसे इस्तीफ़ा तो नहीं लिया, चलिए उनको मंत्री भी नहीं बनाया, लेकिन क्या उनका टिकट कट सकता है या इस तरह की कभी बात होती होगी संगठन ये में? तो अब जब मैंने कहा जिस प्रकार से सर्वे होते हैं, जब हर विधानसभा का एक अपना सर्वे होता है, तो जब वो चलते रहेंगे, लगातार होते ही हैं, तो उस वक़्त तय होगा क्या होगा। चलिए, कोई बात नहीं। कांग्रेस इन दिनों बड़ी म, दिलचस्प मोड़ पर है। कांग्रेस के बड़े नेता जो पितामह तक कहे जाते हैं कांग्रेस के, हरीश रावत बहुत कोप भवन में बैठे हुए हैं। और आपके कुछ पूर्व विधायक जिसमें बड़े नाम थे, एक राजकुमार ठुकराल और घनसाली से रहे भीमलाल आर्या, उन्होंने भी ज्वाइनिंग कर ली। हालांकि ज्वाइनिंग का ही पूरा मसला था, संजय नेगी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। मैं दरअसल ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जो स्थिति है, इस कांग्रेस की स्थिति को एक भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो प्रदेश महामंत्री भी है, वो अपने लिए एक प्लस पॉइंट मानता है, क्योंकि कांग्रेस इस बार बहुत दम लगा रही है कि 10 साल से वो सत्ता में नहीं है और इस बार सत्ता में वापसी करें। तो अगर इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कोई अगर पदाधिकारी है,
तो इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेता है, या फिर ये किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, हम तो राहुल गांधी जी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने रहना भी अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। और मैं कहूँगी कि जिस प्रकार से कांग्रेस आज कर रही है, हुँ। तो ये कहीं न कहीं लोगों में अपना विश्वास खो रही है। जिस प्रकार से आपस में इतनी गुटबाज़ी है, जिस प्रकार से अपने बड़ों का सम्मान नहीं है उस पार्टी में, तो आप सोचिए कि लोगों का विश्वास कहाँ से वो जीतेंगे? जब किसी आपका जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जिनको आपने जैसे कहा कि उनको पितामह भी कहा जाता है कांग्रेस का, तो खास तौर पर हुँ। अब उन्होंने एक अपना वक्तव्य भी दिया। उन्होंने कहा भी कि जिनको मैंने उँगली पकड़कर चलना सिखाया, वो ही आज कह रहे हैं कि मेरे हाथ कांपते हैं। तो इस प्रकार से लोग उन्हीं पे कटाक्ष कर रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता देखती है ऐसी चीज़ें, और उसका विश्वास ऐसी पार्टी से कम होता है धीरे-धीरे। हुँ। तो ये तो अगर उनके उनसे कम होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बेहतर स्थिति है ही। अच्छा, ठीक है। अब मैं एक और सवाल पे आता हूँ। आपके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने एक बयान दिया, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भई ये जो हमारे निकाले हुए माल थे, बेकार माल थे हमारे, ये चले गए। हरक सिंह रावत क्या बेकार माल थे आपके लिए? एक समय उन्होंने आपके लिए ही बगावत का झंडा उठाया था। यशपाल आर्या क्या आपके लिए निकाला हुआ या बेकार माल था? मतलब ऐसा लग रहा है आपकी ही पार्टी से टिकट लेकर भीमलाल आर्या ने चुनाव लड़ा था और वो जीत कर आए थे। राजकुमार ठुकराल तो 2 बार आपके विधायक रहे। आपकी ही टिकट पर वो चुनाव लड़े हैं और 2 बार विधायक बनकर आए हैं। और हो सकता है उनके तो कई ऐसे बयान हैं, और उनकी जो राजनीति की शैली है वो आपसे जो मौजूदा स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की घोर हिंदुत्व वाली छवि से वो पूरी मेल खाती थी। और वो बार-बार अपनी पार्टी को अपनी माँ भी कहते थे। लेकिन इस बार भट्ट जी ने उनको बेकार माल, निकाला हुआ माल कह दिया। ये क्या वाक़ई में ये लोग जब आपके लिए ठीक थे तो ठीक थे, आपकी पार्टी में ठीक थे, जब निकल गए या दूर हो गए तो फिर ये यूज़ एंड थ्रो वाली तो राजनीति नहीं है भारतीय जनता पार्टी की? नहीं, यूज़ एंड थ्रो नहीं है। आप देखिए कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख एक चीज़ है हुँ। अनुशासन। यहाँ जब अनुशासनहीनता होती है, तो ये तो बहुत छोटे मैं कहूँगी कि स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं, और विधायक हैं और बाकी हैं। बहुत बड़े स्तर पे भी चीज़ों को बदल दिया जाता है। बहुत लोगों को उस तरीके के दायित्व आगे नहीं मिलते हैं, उस तरीके का चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि पार्टी जो प्रमुखता देती है, जो इम्पोर्टेंस देती है, वो देती है अपनी जो हमारी जितने हम अनुशासन को, कि जिस प्रकार से यहाँ पर अगर कोई भी अनुशासनहीनता करेगा, तो आप देखिए कि आप क्या एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं नीचे के कार्यकर्ता के लिए। हर व्यक्ति अनुशासनहीनता करने लगेगा। तो हमारा जो यूएसपी है मैं कहूँगी, वो अनुशासन है, तो वो तो सभी को फ़ॉलो करना पड़ेगा। वो बड़े से बड़ा राष्ट्रीय नेता हों, प्रदेश के हों, चाहे कोई ज़िले के और मंडल के। अगर हमारे बड़े ही लोग अनुशासन में नहीं रहेंगे, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं अपने नीचे कार्यकर्ता को कि आप लोग अनुशासन में रहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके कारण से इन लोगों के साथ ये हुआ कि कुछ लोगों को पार्टी से निकाला गया, और उनको आज वो पार्टी में नहीं है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के साथ कहीं न कहीं अनुशासनहीनता करी है। तो अब वो नहीं है पार्टी में, तो वो कहीं वो फ्री हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो अब वो कांग्रेस में जॉइन कर रहे हैं, तो उसका सवाल बीजेपी से नहीं पूछना चाहिए, यही एक अर्थ था अध्यक्ष जी का कहने का। बाकी तो मुझे लगता नहीं इससे ज़्यादा उन्होंने कोई मतलब निकाला था इसका। अच्छा, मैं एक उम, काल्पनिक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। राजनीति में हालाँकि कल्पनाएँ और कब सच बन जाएँ ये कुछ नहीं कह सकते हैं। हरक सिंह रावत कभी आपके बहुत प्रिय नेता थे, कैबिनेट मंत्री थे, धामी सरकार में भी वो मंत्री रहे। फिर समय बदला और वो कांग्रेस में चले गए। मान लीजिए एक समय आता है कि हरक सिंह रावत फिर से कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं भारतीय जनता पार्टी में लौटना चाहता हूँ। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अ, उनको स्वीकार करेगी? ये एक काल्पनिक सवाल है, फिलहाल काल्पनिक सवाल है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं कह भी रहा हूँ कि राजनीति में कुछ भी कल्पना कभी भी उ सच में बदल सकती है। एक सवाल और है मेरा
कि वो बार-बार हरक सिंह रावत ये कहते हैं कि बहुत सारे नेता मेरे संपर्क में हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे संपर्क में, वो चाहते हैं कि मैं वापस आ जाऊँ। तो क्या वाक़ई में ऐसा होता है क्या कि आप लोग आपस में संपर्क में रहते हैं और चाहते हैं कि कोई नेता है अगर उसका थोड़ा जनाधार है तो वो वापस ही आ जाए, भाई हम उसको। अच्छा, जैसे आपका तिवारी जी, मैं कहूँगी कि संपर्क बीजेपी के लोगों से भी होगा, हुँ, नेताओं से, और कांग्रेस के नेताओं से भी हुँ, होगा। बिल्कुल है। तो अब जो लोग एक साथ विधानसभा में बैठे हैं, हुँ, एक साथ काम करते हुँ। हैं, कई जगह मिलते हैं, तो दुआ सलाम नमस्ते, आपस में बातचीत, इतना डिप्लोमैटिक जवाब संपर्क। नहीं, नहीं, डिप्लोमैटिक जवाब है ये। डिप्लोमेटिक नहीं, मैं आपसे ये बता रही हूँ, इतना संपर्क तो रहता ही है सबसे ना। तो अब उसमें उस संपर्क को आप किस सीमा तक ले जाएं, हुँ। तो उसमें तो कोई किसी भी सीमा तक ले जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस तरीके से कोई संपर्क में है। सामान्य तौर पर संपर्क में तो सभी लोग रहते हैं, कभी कोई मिल जाए तो नमस्ते होती ही है। ऐसा नहीं है कि आप किसी से मुंह फेर लेते हैं क्योंकि वो दूसरी पार्टी का व्यक्ति है। हुँ। तो इतना तो होता ही है, एक शिष्टाचार जिस प्रकार से होना चाहिए पार्टी उतना ही दरवाजे फॉलो होता खोलेगी है। हरक सिंह रावत के लिए, हम ये मान लें, अगर वो वापस आते हैं कभी तो, नहीं, तो कांग्रेस छोड़कर। ये तो पार्टी के हाथ में ही नहीं है। मैं कहूँगी कि हुँ, जहाँ उनका जो विषय है, हुँ। वो जहाँ है वहाँ से जो होगा वो होगा। ये विषय हमारा तो है ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि मैं हरक सिंह रावत का उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ, टीजी, कि उन्होंने एक लिंक छोड़ रखा है। भारतीय जनता पार्टी में उनकी बहू अनुकृति गोसाई इस वक़्त हैं और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि वो यकीनन उसके लिए टिकट अनुकृति अपने लिए टिकट माँगेंगी या भारतीय जनता पार्टी में जो अपने रिसोर्सेज़ होंगे, अपने सोर्सेज़ होंगे हरक सिंह रावत के, वो भी चाहेंगे कि उनको यूटिलाइज़ करके वो अपनी बहू के लिए एक टिकट इंतज़ाम कर ले विधानसभा चुनाव का। तो इसलिए मैंने ये काल्पनिक सवाल पूछा कि अगर ऐसी व्यवस्थाएँ बनती हैं और फिर से अगर हरक सिंह रावत किसी दिन अ अ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ डिनर करते हैं और अगले दिन वो कहते हैं कि मैं मेरे से गलती हो गई, मैं भारतीय जनता पार्टी में लौट रहा हूँ, तो वापसी की राह खुली है। अभी ये तो बात हरक सिंह जी को पता है कि वो हुँ, ऐसा करेंगे कि क्या करेंगे, और फिर भारतीय जनता पार्टी में भी लोग इसको चाहेंगे कि नहीं। लेकिन हाँ, अनुकृति तो हमारी कार्यकर्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी में है, हुँ, हमारी सदस्य हैं। तो वो यहाँ है, अपनी इच्छा से यहाँ है। हुँ। ऐसा नहीं है कि किसी और अपने पारिवारिक दबाव से हों, वो अपनी इच्छा से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। इस बार कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? 36-37 के आसपास रहेंगे या उससे भी कम हो जाएँगे या फिर इस बार 50-55 पहुँच जाएँगे? आपका अपना इंटरनल सर्वे आपकी पार्टी का क्या कह रहा है? देखिए, इंटरनल सर्वे तो हम अभी डिस्कस कर नहीं सकते हैं यहाँ। लेकिन हमारा जो इंटरनल सर्वे है, मैं नंबर के अलावा आपको ये कह सकती हूँ, हम बहुत अच्छे नंबर से हुँ। भारतीय जनता पार्टी, और मैं कहूँगी हम फिर से सरकार बनाने उत्तराखंड में जा रहे हैं। ये तय है, तीसरी बार सरकार, ये है। मुख्यमंत्री का फेस यही रहेगा? मुख्यमंत्री जी का फेस तो यही है, और यही रहेंगे आगे, यही लीड करने वाले हैं। बाकी चीज़ें तो, सब चीज़ें केंद्र, हमारे हाईकमान भी तय करेगा जो चीज़ें हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं आगे भी वैसा ही करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि यही है। जितनी भी सीटें आएँगी भारतीय जनता पार्टी में से, उसमें से एक सीट दीप्ति रावत भारद्वाज की भी होगी? अब देखते हैं। हमारे यहाँ मैंने कहा ना, एक तो अनुशासन, हुँ, दूसरा हमारे यहाँ जो ज़िम्मेदारी आपको मिली है, अभी फ़िलहाल हमें महामंत्री की ज़िम्मेदारी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन के विस्तार करने की ज़िम्मेदारी। हुँ। तो हमें लगातार बहुत सारी जगह संगठन के ही कामों पे बहुत जाना रहता है। तो वही काम अभी हम कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ने की ज़िम्मेदारी मिलेगी तो चुनाव भी लड़ेंगे। तैयारी कहाँ से है? तैयारी तो रहती ही है कोई हाँ। कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र होगा जहाँ पर सक्रियता ज़्यादा होगी, ऐसा है? नहीं, एक क्षेत्र में हम रहते हैं, हुँ, और देहरादून में भी मैं रहती हूँ, मतलब हुँ, यहाँ भी मेरा घर है, और गांव में मेरा घर बीरोंखाल आता है। हुँ, तो पहले भी मैं चुनाव जब लड़ी हूँ हुँ, 2007 में, तो बीरोंखाल से लड़ी हूँ। हुँ, और यहाँ जो मैं रहती हूँ वो मैं इधर ही रहती हूँ, मतलब देहरादून के पास ही हुँ, रहती हूँ। हुँ। तो ठीक है, देखते हैं। एक सवाल दीप्ति आपसे और भी है कि पिछले कुछ दिनों से तीसरे मोर्चे की बात बहुत उठ रही है। यूकेडी है, बॉबी पवार है, स्वाभिमान मोर्चा भी है। ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल तो खड़ा करेंगी। ऑब्वियस आपके थोड़े वोट तो
अगर ये चुनाव में आते हैं, सक्रियता से आते हैं, जैसे यूकेडी बहुत सक्रियता से तैयारी कर रही है, हालांकि चुनाव लड़ना एक आजकल बड़ा काम हो गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई है, तब से उसने सारी चीज़ों को बदल दिया है, चुनाव लड़ने को के तौर तरीकों को बदल दिया है। ऐसे में लेकिन अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो आप तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को कहाँ पाती हैं, और आप की पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये? देखिए, पार्टी के लिए ये चुनौती ऐसे बहुत तो नहीं रहने वाली, लेकिन हाँ, कुछ वर्ग में इन्फ्लुएंस ज़रूर इस थर्ड फ्रंट का रहता है। और मुझे लगता है वो वर्ग ग्राउंड में प्रेजेंस उसकी कम है, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस उसकी ज़्यादा है, तो इसलिए वो ज़्यादा दिखता है। तो हम जब मीडिया के थ्रू देखते हैं तो हमें लगता है कि इनका बहुत प्रभाव है, बहुत वर्चस्व है। लेकिन मैं आपसे अ, कितनी भी मतलब आपसे कह सकती हूँ इस हम्म। बात को, बहुत प्रामाणिकता से कह सकती हूँ हम्म। कि आप कहीं भी चले जाइए, आप किसी चमोली की किसी सीट में चले जाइए, आप उत्तरकाशी पे चले जाइए किसी सीट पे, आप टिहरी की किसी सीट पे, प्रतापनगर पे जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, तो आप पौड़ी की सीट पे जाइए, तो आप वहाँ अगर पूछेंगे कि ये क्या है, गाँव के लोगों से अगर हम्म। पूछेंगे तो उन्हें नहीं जानकारी होगी। उन्हें जानकारी नहीं होगी लेकिन इनके सोशल बारे में। मीडिया पे वही मैं लोग तो वही हैं, मैं वो आपसे गांव वही के ही कह लोग तो दिख रहे हैं। नहीं, 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 तो मैं आपसे वही कह रही हूँ कि एक छोटा-सा एक कुछ वर्ग है, हम्म। जो इन्होंने अपने साथ रखा है। आप गाँव में जाएँगे, तो आपको ये कहीं नहीं मिलेंगे। आप अगर हाँ, शहर में जाएँगे, आप कहीं कुछ और इनका जिस प्रकार का है थोड़ा वोट बैंक, उस प्रकार के लोगों में जाएँगे, तो ज़रूर वो चर्चा का विषय मतलब ये रहता है। सोशल मीडिया पार्टियां हैं। सोशल मीडिया पर कॉफ़ी हाउस में मिल जाएँगे आपको इनके कहने वाले लोग, आपको कहीं कैफ़ेज़ में इधर-उधर यहाँ सब मिल जाएँगे। लेकिन जहाँ मैं आपको कह रही हूँ, आप गाँव में जाइए जो रियल वोटर है, इनके बारे में किसी को जानकारी तक नहीं है। और बाकी बातें तो अलग बात है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसे उत्तराखंड क्रांति दल के साथ भी ऐसा है। उनकी कुछ-कुछ जगह हैं जहाँ उनके एकाध कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ जगह उनको जानते होंगे कुछ लोग, लेकिन बाकी जगह यूकेडी हमारी बिल्कुल क्षेत्रीय पार्टी है, हम भी उसका सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जिस प्रकार के लोग उसको लीड कर रहे हैं या जिस प्रकार से वो पहाड़ को लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो ठीक उतनी राह नहीं है और इसीलिए मतलब मैं कहूँगी कि आप जब जाएँगे तो आपको नहीं दिखेंगे, बहुत चंद मामूली लोग हैं जो आपको उनके साथ दिखेंगे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके राजनीतिक भविष्य के लिए। आपने खुलकर नहीं बताया है, लेकिन हम जानते हैं कि हर एक राजनीतिक शख्स के दिल में ये चाह होती है कि वो एक दिन विधायक बने, और बहुतों की चाह तो ये होती है कि वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे। तो हमारी शुभकामनाएं आपको हैं। आप ज़रूर एक दिन एक बड़े लीडर के तौर पर हमारे साथ बैठे, और हम यही पॉडकास्ट कर रहे हो और हम बोल रहे हो कि थैंक विधायक दीप्ति हमारे साथ हैं। यू। और उस दिन लेकिन ये डिप्लोमेटिक जवाब हम आपसे सोचेंगे कि शायद ऐसे जवाब हमें ना मिले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बैठने के लिए, बातचीत धन्यवाद, करने के धन्यवाद। लिए। उम्मीद है एक बार फिर से हम साथ बैठेंगे। तो आज दर्शकों इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।